हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पहला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ दोस्तों? जनगणना 2011 यानी कि सेंसस 2011, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, जनगणना 2011 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी टेंट से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से दोस्तों ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए जनगणना 2011 को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है और अमेरिका 1790 में 10 की जनगणना की शुरुआत कराने वाला देश है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1991 में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। अब ये हम लोग दोस्तों बेसिक देख रहे हैं, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 17.7% रही। इस फैक्ट को आप लोग रट के रखेंगे। नेक्स्ट, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक कितना -0.31% हो गई और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब ये बेसिक चीज़ें थी दोस्तों। अब जो 2011 की जनगणना से डाटा निकल के आया उसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 यानी कि पूरे रूप से बात की जाए तो 1,21 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें पुरुष की परसेंटेज की बात की जाए तो पुरुष दोस्तों 51.47% तथा महिलाओं की बात की जाए तो 48.53%। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.8% है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य यह सिक्किम है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय है। कितना यहाँ का 27.95%,
एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य तो नागालैंड में कितना यहाँ का -0.6%। अब इसी को दोस्तों आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नगर हवेली है, कितना यहाँ का 55.9%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ का 6.3%। ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़िए, अगला पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब चलिए राज्यों के क्रम देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो बिहार है, क्या कितना यहाँ का 1106। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का केवल 17। अब केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है, कितना यहाँ का 11,320। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कितना यहाँ का केवल 46। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट दोस्तों आपका क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943 है। अब लिंगानुपात आप लोग दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले राज्य देखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो केरल है, कितना यहाँ का 1084। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा, कितना यहाँ का 879। अब केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो पुदुचेरी है, कितना यहाँ का 1037। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दमन व दीव है, कितना यहाँ का केवल 618। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों आप लोग, क्या कह रहा है, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। डाकले ऐसे भी कॉन्सेप्ट ऑप्शन लगा के पूछे जाते हैं। अब आप लोग दोस्तों शिशु लिंगानुपात कवर करेंगे। सबसे पहले भारत का शिशु लिंगानुपात देख लीजिए, तो 919 है। अब राज्य में देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का 972। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कितना यहाँ का 834। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, कितना यहाँ का 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है, कितना यहाँ का 871। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला नोट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। यानी कि अब आप लोग दोस्तों साक्षरता कवर करेंगे। सबसे पहले भारत की साक्षरता देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, रट के रखेंगे। अब राज्य में देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वो केरल है, कितना यहाँ का 94%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो बिहार है, कितना यहाँ का 61.8%। अब यही आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, कितना का 91.8%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादरा एवं नगर हवेली, कितना का 76.2%। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य वो हिमाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का 90%। एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य वो गोवा है, कितना यहाँ का 37.8%। अगला पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य तो गोवा है, कितना यहाँ का 62.2%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का केवल 10%। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, कितना यहाँ का 97.5%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना यहाँ का 37.7%। हर फैक्ट को दोस्तों आप लोग क्रम से अपडेट रखें, इसलिए हम क्रम से आपको देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों पूरा बता देते हैं, उसके बाद में एक राज्य का आपको अपडेट देते हैं, फिर केंद्र शासित प्रदेश का। इसी क्रम से दोस्तों अगर आप लोग प्रिपेयर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके जनगणना 2011 से मिस नहीं हो सकते। थोड़ा सा दोस्तों डाटा का सवाल है, आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको प्रिपेयर रखने ही होंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी अब एससी की बात हो रही है कि कुल संख्या कितनी है, तो 20.14 करोड़। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा
अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अब इसी को आप लोग प्रतिशत में देख लीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो पंजाब है। कितना यहाँ का? 31.9%। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, एक छोटा सा हम लोग नोट देखते हैं। नोट क्या कह रहा है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एसटी को आप लोग कवर करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात की जाए कि कुल संख्या तो 10.43 करोड़ है। अब राज्य में व केंद्र शासित प्रदेश में जिसमें ज़्यादा है उसको देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश है। अब इसी को आप लोग प्रतिशत में देख लीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। कितना यहाँ का? 94.8%। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़ व पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी निवास नहीं करती है। यहाँ तक दोस्तों आप लोग जनगणना 2011 को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए थोड़ा सा जनगणना 2021 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। हालांकि आप लोग जानते हैं कि जनगणना अभी हो नहीं पाई है, लेकिन कभी भी होगी तो 2021 के जनगणना के नाम से ही जानी जाएगी। जो फैक्ट यहाँ से निकलते हैं, 2021 की जो जनगणना कराई जाएगी वो भारत की दोस्तों 16वीं जनगणना होगी और इसके दोस्तों आयुक्त हैं श्री विवेक जोशी। नेक्स्ट, 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य जन भागीदारी से जन कल्याण रखा गया है और 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स का ऑल इन वन कंबाइंड नया वर्जन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंट को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं। आप जानते हैं एसएससी में बात की जाए तो सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है, एमटीएस आपका चल रहा है, जेडी आपकी आ चुकी है। रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है पूरे 50 क्वेश्चन का। इसके अलावा एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका स्टैटिक जीके और मिसलेनियस यानी विविध का दोस्तों स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा दोस्तों आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। आप जानते हैं दोस्तों आपका सुपर टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना तक बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी टेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेज के पीडीएफ भी दोस्तों हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। टॉपिक है आपका भारत की पंचवर्षीय योजना है। चलिए थोड़ा सा सेट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए सब कुछ कंप्लीट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी। आगे बढ़ेंगे, भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था, ध्यान रखेंगे, यानी कि प्लानिंग कमीशन था। अब दोस्तों प्लानिंग कमीशन की बात हुई तो वहाँ से भी मोस्ट क्वेश्चन निकल जाते हैं, उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। योजना आयोग का गठन दोस्तों
15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा ध्यान रखेंगे किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। यहाँ तक आप लोग बेसिक को प्रिपेयर रखेंगे। अब चलिए दोस्तों, टॉपिक आपका आ चुका है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना से। तो अवधि की बात की जाए 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। नोट देखिए, इस योजना काल के दौरान दोस्तों कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। अब इसी को दोस्तों हम ऑप्शन लगाए हुए पढ़ें तो हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे और आप कभी दोस्तों उसको प्रिपेयर नहीं रख सकते, केवल टाइम टेकिंग होगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो आप इसका रिवाइज जरूर करें। सब कुछ पूरी तरह से 100% जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं वहीं पे कंप्लीट कर लिए जाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर चलिएगा। बात की जाए समयावधि की तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए पीसी महल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। नोट देखिएगा दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे राउरकेला हो गया, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ ध्यान देंगे, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। चलते हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा, मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। नोट देखिए, आपका सुपर क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही। यहीं से क्वेश्चन बराबर बन जाते हैं, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है, जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। अगला पॉइंट देखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब कब तो 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर। इसकी बात की जाए दोस्तों मॉडल की तो डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना। पांचवी की ओर बढ़िएगा, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। केवल 2 क्वेश्चन देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों केवल 4 वर्ष ही चली? पांचवी पंचवर्षीय योजना। सब कुछ सुपर क्वेश्चन आप जानते हैं, गरीबी हटाओ हजारों बार पूछा गया होगा, आपको मालूम होगा। आगे बढ़ते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना देखिएगा दोस्तों, मुख्य उद्देश्य समाधि 1980 से 85, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। एक क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? दोस्तों तो छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा, समयावधि की बात की जाए 1985 से 1990, मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। 8वीं देखिएगा, समयावधि थी 1992 से 97, मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समयावधि 1997 से 2002, मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समयावधि थी 2002 से 2007, मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समयावधि 2007 से 2012, मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। मोस्ट में जितने फैक्ट हैं सब रख दिए गए, ध्यान रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसकी समयावधि थी 2012 से 2017, मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पर दोस्तों नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको सब कुछ बता चुके हैं दोस्तों। एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इसके अलावा बिहार एसएससी की जो 10+2 की 2023 की वैकेंसी थी दोस्तों, उसका तीसरी बार नया वर्जन पीडीएफ रेडी किया गया है। और यूपी SSSC से जुड़े विभिन्न एग्जाम्स के दोस्तों पीडीएफ भी हमारे द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगाया दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था, आपका सुपर टॉपिक। आप जानते हैं दोस्तों कंटिन्यू इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। वो हर टॉपिक से जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हमारे द्वारा आपके पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है।
तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिएगा। पहला पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। नेक्स्ट, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। सबसे पहले उनको देखिए। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कवर कीजिए। हर 10 से क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया जाता है दोस्तों, जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। आगे बढ़िएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं सूची में आता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे पंचायती राज, इसमें टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब 4 क्वेश्चन आप लोग कलेक्ट कीजिए। पहला है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में, और पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची का विषय ध्यान रखेंगे। अब ये पॉइंट आप देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण दोस्तों समितियों का गठन किया गया था उनको पूरी तरह से कलेक्ट कर लिया गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग टर्न से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों हनुमंत राव समिति की, तो इसका गठन 1983 में हुआ था। GBK राव समिति का गठन 1985 में होता। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में होता। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में होता। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में होता। थोंगा समिति दोस्तों 1989 में गठित की गई थी। ये भी पूछा था दोस्तों, निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था को लेकर समितियां बनाई गई थी? ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति दोस्तों कौन से इनमें से, तो आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेगा, थोड़े से क्वेश्चन देखिए, आपका टॉपिक दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ दोस्तों। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपके सामने दोस्तों देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों? ज्योग्राफी से आया हुआ दोस्तों। पृथ्वी के परिक्रमण एवं परिभ्रमण को लेकर बात हुई। तो आप जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी सौर मंडल का एक उपग्रह है। तो हम लोगों को दोस्तों अगर पृथ्वी के बारे में जाने तो थोड़ा सा हम लोगों को दोस्तों सौर मंडल के बारे में भी बात करनी होगी। यानी कि जो सीट आपके सामने लगाई दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस को कलेक्शन करके लगाई गई है। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमते हैं? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। कॉन्सेंट्रेट होकर एक क्वेश्चन देखेंगे। पहला है, पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा था क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है। पृथ्वी का सतह का दोस्तों 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का दोस्तों ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट आपका क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट है, मध्य भाग मेंटल है और आंतरिक भाग दोस्तों कोर है। अब थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा, सौर मंडल में आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देख लीजिए। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी का आकार में 5वां ग्रह है। उसके बाद में शुक्र है, मंगल है और बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए। पहला है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य में? शुक्र और मंगल। और क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए थे? मंगल एवं बृहस्पति। उस सभी टॉपिक्स को जब कवर किया गया दोस्तों, तो उसमें जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको उठा लिया गया है, ताकि किसी भी टॉपिक से किसी भी टेंस से आपका क्वेश्चन आए दोस्तों, जहां से आपके क्वेश्चन बनने हैं, आपके क्वेश्चन कभी मिस ना हो। आगे देखेगा क्या है, सौर मंडल में पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। सौर मंडल में बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में। करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी आपका मोस्ट टॉपिक से। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से कलेक्शन करके सीट लगा दी गई। आप इस सीट को दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में। करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। अब एक एक पॉइंट आप लोग देखेंगे। थोड़ा सा सीट को अपने सामने करते हैं दोस्तों, देखिएगा। पहला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ये पॉइंट आप लोग देखिए, जहाँ पे जितने मोस्ट आर्टिकल्स हैं संबंधित प्रावधान आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 40, इसमें प्रावधान किया गया ग्राम पंचायत की स्थापना का। ध्यान रखेंगे, दोनों ट्रेंड से क्वेश्चंस बनते हैं। सुपर क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली पूछा था ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 40 में। ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 44 की बात की जाए तो इसमें नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 48 का की बात की जाए, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 में दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, एक छोटा सा पॉइंट देखिए ताकि आपका टॉपिक ही कंप्लीट हो। क्या दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अभी पे दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम साइंस के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा। तो अगले वीडियोस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।